नमस्कार, बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज हमारे साथ सीधे और तीखे सवालों के चक्रव्यूह में हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब। कृष्णमूर्ति जी लेबर मिनिस्टर भी रहे हैं हरियाणा में और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, कांग्रेस की जो दुर्दशा हमने देखी है विधानसभा चुनाव में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण हमारा एंटी इनकम्बेंसी रहा है। भारत सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद राज्य सरकार। तो आप ये कह रहे हैं कि 10 साल यूपीए गवर्नमेंट ने काम नहीं किया? नहीं, काम करने के बावजूद भी लोगों ने वोट नहीं किया। लोग मानते हैं हरियाणा में बहुत काम हुए हैं, हमने जिस समय सत्ता संभाली। नहीं, लेकिन देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथे टर्म के लिए भी सरकारें आई हैं। देखिए, वो अलग अलग हालात पे निर्भर करता है। हमारी सरकार जिस समय 2005 में आई, 1800 करोड़ का बजट था हरियाणा सरकार का। हमने आज 32,400 करोड़ का बजट छोड़ के गए हैं। आप अंदाजा लगाएं कितना अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज पंजाब हमसे बड़ा है। पंजाब का 27,000 करोड़ का बजट है और हमारा 32,000 करोड़ का। आप अंदाजा लगाएं ना कितना विकास कराया है। लेकिन आज लोग बहुत सी चीजों में हम एक नंबर पे हैं। लोग तो कहते हैं कि जो सरकारी खजाना है हरियाणा का वो खाली हो चुका है। आपके भी कई मंत्री इस बात का रोना रोते रहे जब आपकी सरकार थी। तो देखिए, अगर सरकारी खजाना खाली होता तो हरियाणा सरकार, तो आपके मंत्री क्यों इस बात का रोना रोते थे? नहीं, तो स्टेट प्लेन के हवाई जहाज खरीद ली 40 करोड़ रुपए का। कहां से 40 करोड़ रुपए आएगा? आज प्रस्ताव रखा है इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि हम 40 करोड़ का प्रस्ताव का जहाज खरीद रहे हैं। अगर खजाना खाली होता तो वो 40 करोड़ का जहाज कहां से खरीदते? मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए, खाली है नहीं खाली है? खजाना भरा पड़ा है। तो आपके मंत्री क्यों रोते थे जब उनसे विकास कार्यों के बारे में कहा जाता? कई बार उन्होंने पब्लिक फोरम पे कह दिया कि भैया हम क्या कर सकते हैं, खजाना खाली है। खजाना खाली नहीं है। जो रोते थे उनके यहाँ सबसे ज्यादा विकास हुआ है। वो अपना चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की बातें करते थे, अपना व्यक्तिगत चुनाव जीतने के लिए। वरना जितना काम इस 10 साल में हुआ है, मतलब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हराने में मुख्य भूमिका में नजर आए। अपने आप को जितवाने के लिए वो इस प्रकार की बात करते थे। इसका क्या मतलब? अपने आप को जितवाना मतलब पार्टी को हरवा रहे थे? नहीं, पार्टी को नहीं हरवा रहे थे। वो अपना क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। दक्षिण हरियाणा में अलग परिस्थिति है। कैप्टन अजय सिंह है जैसे, वो उन्होंने जो काम कहा हमने किया। इस सरकार, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी चाहिए, यूनिवर्सिटी दी। उन्होंने जो भी कहा हमसे, विकास के लिए जितना पैसा मांगा हमने पैसा दिया और वहां रिकॉर्ड विकास हुआ है। लेकिन उसके बाद वो 40,000 वोटों से आ रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने पब्लिकली चुनाव से पहले कहा कि इस बार जीते तो जो है चौधर वो रेवाड़ी की होगी, वो सरकार में आएंगे, वो सीएम बनेंगे। इसीलिए तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि चौधर हम लेके आएंगे, इसलिए चुनाव जीतना चाहते हैं। हकीकत यह है कि आप कोई एक चुनाव क्षेत्र देख लीजिएगा, हरियाणा का कोई एबीसी, और आरटीआई लगाइएगा वहां। 2005 से पहले वहां कितना काम हुआ है और 2005 से लेकर 2014 तक कितना काम हुआ है। नहीं, लेकिन ये आरोप कोई दूसरा लगाए तो समझ में आती है बात। आपके पार्टी के लोग ही आपके पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके पार्टी के लोग ही आपके सीएम जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उनके खिलाफ बोलते नजर आए। तो चुनाव तो हारना बहुत अजीब सा नहीं साउंड कर रहा होगा आपको? कैप्टन अजय सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे विकास मन देखी हुई है। एक बार भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा खूब विकास करा है। उन्होंने कहा भेदभाव हुआ है और इसी नाम पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। भेदभाव नौकरियों के लिए कहा है, विकास के बारे में भेदभाव नहीं कहा। हमने काम कराया है। नौकरियों में क्या था भेदभाव? नहीं, उन्होंने कहा है, आरोप लगाए, वो आरोप भी झूठे हैं, उनमें कोई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, इन छोटी छोटी बातों के लिए कभी कांग्रेस पार्टी अनुशासन, कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, उसका कैडर बहुत मजबूत है, और ऐसे में एक सीएम के खिलाफ कोई मंत्री इस तरह के आरोप लगा के इस्तीफा देता है और आपकी पार्टी मुस्कुराती रह गई जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। जैसे वो 2 मिनट में मान भी जाते हैं। उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी, इस्तीफा दे दिया, 2 मिनट में मान गए। उनको दूसरा विभाग दिया, एक विभाग दे दिया, उसमें मान गए। तो हमारा तो लालची है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लालची हैं, स्वार्थी हैं आपके मंत्री? मैं ये बात नहीं कहता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वार्थी, अपना स्वार्थ देख रहे थे? नहीं, मैं अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे। इस प्रकार की बातें नहीं कहूंगा, लेकिन मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिकॉर्ड है, लेकिन मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा का विकास कराया है। कृष्णमूर्ति जी, और ये नहीं कहेंगे लेकिन मानते हैं। आंकड़े बता रहे हैं। अजय सिंह यादव जो आप आंकड़े उठा के देखिएगा, आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे हरियाणा का विकास कराया है। सिरसा जिला में हमारी कोई सीट नहीं आई थी, लेकिन हमने वहां चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी थी। चौधरी देवीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 3 बार चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। उनकी यूनिवर्सिटी में अभी की बात करिए ना, 6 करोड़ रुपए लगाए थे। अभी की बात हमने 200 करोड़ अभी की बात करिए। सवाल सीधा पूछ रहा हूं कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो आरोप लगाए थे वो क्यों लगाए थे?
आरोप टोटल बेबुनियाद थे। क्यों वो लगाए अपना व्यक्तिगत चुनाव जीतने के लिए उन्होंने आरोप लगाए। सिर्फ व्यक्तिगत चुनाव जीतने के लिए? Yes. क्या उस वक्त अपने बेटे के लिए भी वो टिकट मांग रहे थे? हाँ, टिकट भी मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। टिकट में वो बहुत उम्मीद करे बैठे थे, लेकिन वहां हमारे एक से एक अच्छे तो प्रत्याशी पार्टी थे। ने कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ? देखिए, छोटी छोटी बातों में मैंने कहा, छोटी छोटी बातें, मैं आपको बताऊं कि इस छोटी छोटी बातों की वजह से ही कांग्रेस का किला जो ढहा, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। आप चौधरी बीरेंद्र सिंह, बड़ा नाम कांग्रेस में थे, वो लगातार बोलते रहे। वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पहले कांग्रेस में रहकर तैयार किया और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। आपको नहीं लगता कि उन पर कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी? देखिए, उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, मैं महसूस करता हूं, लेकिन हाईकमान ने कार्रवाई करनी होती है, स्टेट लेवल। डर रही थी हाईकमान आपकी? नहीं, वो उनकी अपनी सोच है, हाईकमान की अपनी सोच। लेकिन आपके हाईकमान में बैठे नेताओं के खिलाफ, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए सवाल यह है कि आपके हाईकमान में बैठे लोगों के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जिसने भी एक शब्द भी कहा, उसको उसी वक्त कुछ घंटों के अंदर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपके सीएम के अगेंस्ट कोई लगातार कहता रहा, उसके खिलाफ कोई सवाल तक नहीं पूछे गए उससे, क्यों? खैर, उस पर गंभीरता से विचार किया गया। आखिर में ये सोचा कि चुनाव आ गया है, अभी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए कि सत्ता के लालच में, सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, क्या आदमी सियासत में इस बात के लिए मजबूर होता है कि उसको कोई भी कदम उठाना पड़े, उसको उठाना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आपने शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी, फिर बीजेपी में भी गए, क्यों गए? देखिए, मेरा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टी मानी जाता है, विचारधारा के स्तर पर भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर कांग्रेस से उठकर बीजेपी क्यों गए? देखिए, मैं 1991 में चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव जीता और मिनिस्टर बन गया। 96 में मैं चुनाव हार गया। 2000 में मुझे टिकट नहीं दिया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं यहाँ से आ गए। तो मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा? उन्होंने नहीं, षड्यंत्र नहीं रचा, वो हालात ऐसे थे, वो खुद उनको लड़ना था। इलाका चाहता था कि कोई दमदार आदमी आए जो। तो आप दमदार नहीं थे? मैं दमदार था, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनने का था। मैं मिनिस्टर बनता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कमजोर हैं आप? नहीं, कमजोर नहीं है। मैंने उन्हें इकट्ठा इलेक्शन लड़ा था 1991 में, वो भी जीते थे, मैं भी जीता था। एक विधानसभा से दो लोग कैसे? नहीं, वो लोकसभा जीते थे, मैं विधानसभा जीता था। तो उसके बाद वो उन्होंने लोकसभा लड़ी 2004 में, और 2004 में वो, उसके बाद 2005 में वो विधानसभा लड़े। विधानसभा लड़े तो आपकी सीट छीनकर उनको सीट दे दी गई। हाँ, उनकी। तो आपको कोई और सीट क्यों नहीं दी गई? पार्टी ने आपको लायक नहीं समझा कि आपको चुनाव लड़ाया जाए? मेरा व्यक्तिगत थोड़ा सा टकराव था भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और वो 2009 में खत्म हो गया। 2004-5 में जब व्यक्तिगत टकराव था, उस वक्त पार्टी को ऐसा लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद है उसके सामने आप बहुत सियासी कद में बहुत छोटे हैं, इसलिए छोटे पड़ गए। चलिए, फिर ये कद क्या बढ़ाने की ही कोशिश थी कि उसके बाद जब बीजेपी को आपका मोह भंग हुआ, फिर आप हजका में आए, लोकसभा चुनाव लड़ा आपने, क्यों? देखिए, मैं भजनलाल जी के साथ था और चौधरी भजनलाल ने मुझे कहा था कि बीजेपी में चलो, और वो भी बीजेपी में आना चाहते थे उस समय। उन्होंने कहा चौधरी भजनलाल बीजेपी में आना चाहते थे, फिर क्यों नहीं? मुझे कहा कि आप पहले चलो, फिर हम बाद में आएंगे, आप देखो वहां क्या माहौल है। तो मैं चला गया वहां। मतलब आप उनके कह सकते हैं कि मैं उनका सपोर्टर था, मैं उनके ग्रुप में। मतलब जो उन्होंने कहा आपने उस तरह से आंख बंद करके फॉलो किया। आप भांपने गए थे भाजपा में क्या माहौल है, क्या स्थिति है? देखिए, अब ग्रुप की पॉलिटिक्स होती है। मैं 30 साल भजनलाल जी के साथ रहा, और 30 साल के बाद उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला, उनके बेटे ने, कुलदीप बिश्नोई ने, जब मैंने कांग्रेस छोड़ी है, जब मैंने हजका छोड़ी है। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर आ गए, और मुझे जिन बातों में मेरे उनके मतभेद थे वो उन्होंने दूर कर दिए, और मैं क्या डील हुई? कोई डील नहीं हुई हमारी। उन्होंने कहा कि मैं आपको छोटा भाई मानता हूं और छोटे भाई की तरह सम्मान दूंगा मैं आपको। पहले क्यों नहीं छोटा भाई मानते? पहले नहीं, उनका हमारे कोई मतभेद क्या था? मतभेद टिकट का था मतभेद। उन्होंने मुझे टिकट नहीं लेने दिया। और कोई मतभेद नहीं? नहीं, और किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। कोई मतभेद नहीं था। तो हजका से आपने चुनाव लड़ा था, 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, क्यों हार गए? नहीं, मैंने चुनाव ही छोड़ दिया था। मैंने 7-7:30 बजे चुनाव छोड़ दिया था। हाँ, मैंने चुनाव छोड़ दिया था। हथियार क्यों डाल दिए? मैं महसूस किया कि चुनाव में एक तरफा चुनाव हो रहा था। मैं महसूस किया शायद टोटल चुनाव रिगिंग हो रही है, ऐसा महसूस किया मैंने, इसलिए चुनाव छोड़ दिया मैंने। हथियार डाल के भाग गए? 7:30 बजे मैंने चुनाव छोड़ दिया। हथियार डालकर? हथियार नहीं, मैंने बड़ा ग्रेसफुली चुनाव छोड़ा, और मैंने उसके बाद प्रोटेस्ट किया। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ जाती हुई है। ये तो सीधे तौर से आप लड़ सकते थे चुनाव, उसके बाद भी आप कंप्लेन कर सकते थे। बाद में जरा मुश्किल था, क्योंकि मैंने महसूस किया सुबह सुबह ही कि टोटल चुनाव एक तरफा हो रहा था। क्या हुआ था? एक तरफा हो रहा था, मतलब जनता का मूड एक तरफा था? मूड नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि
जोर जबरदस्ती हो रही है कुछ गाँव में। मैं गया, किसने जबरदस्ती की थी? कांग्रेस के लोगों ने? हाँ, कांग्रेस के लोग थे उस समय, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने इसलिए। तो उसके बावजूद आप फिर से अपने कांग्रेस का दामन थामना? देखिए, मैं कांग्रेस में आपको लगा कि कांग्रेस में जाने से फायदा ये होगा कि जोर जबरदस्ती से भी हम वोट तो ले ही लेंगे? 1975 में मैं कांग्रेस में आया था, वैसे तो 67 से कांग्रेस में हूँ। 75 से मैं एनएसयूआई का पहले प्रेसिडेंट बना, हरियाणा का। ठीक है। उसके बाद मैं 78 में एनएसयूआई का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट रहा। मैंने छात्र आंदोलन से शुरुआत की अपनी। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में आया। मैं नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं, मैं इतिहास नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस कांग्रेस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त जोर जबरदस्ती से वोट अपने पक्ष में डलवाए, फिर आप उसी कांग्रेस में आए, क्या ये सोचकर आए कि अगली बार जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके लिए भी वो कार्यकर्ता इसी तरह से जोर जबरदस्ती से वोट लाएंगे? देखिए, मैं कांग्रेस में रहा हूं अपनी जिंदगी के 35-36 साल। मेरे अंदर, मेरे खून में कांग्रेस रमी हुई है। उसके बाद बीजेपी हो गए? बीजेपी में तो सिर्फ भजनलाल के कहने से गया था, क्योंकि मैं भजनलाल के साथ था टिकट के लिए। भजनलाल नहीं, हज का तो भजनलाल उसका हेड था। और भजनलाल के लिए भजिए या फिर कांग्रेस की बात करिए, दोनों में एक बात। मैं भजनलाल के साथ था। भजनलाल ने पहली बार मुझे टिकट दिलवाया 91 में, और मेरी उसके प्रति लॉयल्टी रही आखिर तक। ठीक है। 2009 में उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद भी मुझे बहुत बार कुलदीप बिश्नोई ने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट किया कि वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, अब बहुत लेट हो चुके हैं। तो कांग्रेस में आप इस लालच में आ गए कि अगली बार वो कार्यकर्ता जो आपके खिलाफ वोट डलवा रहे थे वो आपके पक्ष में वोट डलवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कई और अहम सवाल, तीखे सवाल चक्रव्यूह में अभी बचे हैं। बाद में एक वक्त छोटे से ब्रेक का।